नमस्कार दर्शकों, AWES यानी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी से आपकी पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसीज आई है और इसमें बहुत से सब्जेक्ट शामिल हैं। और AWES के जो स्कूल हैं, APS यानी आर्मी पब्लिक स्कूल, वहाँ आपकी भर्ती होने वाली है। तो ऑल ओवर इंडिया इसमें आपकी भर्ती होगी। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ से आप इसे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो लोकेशन की कोई टेंशन है नहीं। तो पहले हम इसमें थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं कि जनरल सी कि जो APS है आर लोकेटेड इन वेरियस कंटोनमेंट एंड मिलिट्री स्टेशन अक्रॉस इंडिया. These schools are administered and managed by local military authorities and affiliated to the CBSE. A list of this school is placed at Appendix A. तो जो स्कूल की लिस्ट है वो दे दी गई है आपको इसी PDF में, ठीक। और बात समझ ही गए होंगे आपकी, ये कंटोनमेंट एंड मिलिट्री स्टेशन ऑल ओवर इंडिया लोकेटेड है और जो ये एडमिनिस्टर और मैनेज किया जाता है वो लोकल मिलिट्री अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है और ये CBSE से एफिलिएटेड भी है, मतलब जुड़ा हुआ है। बात करें आगे तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा होगा, यानी OST के द्वारा होगा। तो इसमें रेगुलर भी आप अपॉइंट हो सकते हैं और फिक्स्ड टर्म के लिए भी अपॉइंट हो सकते हैं, दोनों इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसमें अभी बताया नहीं गया है, बाद में ये बताएंगे कि कैसे क्या होना है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने अभी वैकेंसीज़ की डिटेल भी नहीं दी कि कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो वैकेंसीज़ तो खैर ज़्यादा ही होंगी क्योंकि पूरे भारत में ये आई हैं। तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि कितनी वैकेंसीज़ है क्या है, आप बस अपना फॉर्म भरिए, आप एलिजिबल है तो, ठीक है। और बात करें आगे तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो ये हम थोड़ा बाद में ही देखेंगे। पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि आपको क्या क्वालिफिकेशन इसमें लगने वाली है अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम जो ये ओवरऑल आइडिया है, सबसे पहले आप सुनिए कि ये जो है आपका, ये ना, ये जो टेबल दी गई है ये आपका ओवरऑल आइडिया दिया गया है कि ऐसे ऐसे मेनली तो आपको चाहिए, ठीक है। और जो सेपरेटली है आपका कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सब्जेक्ट वाइज भी सेपरेटली है, वो आगे हम देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको कोई अपडेट मिस ना हो, ठीक है, कोई आपके पास कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलो बात करते हैं हम पहले कि PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए जो एजुकेशन है आपकी, सिंपल सी बात है, अगर PGT है तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन इसके लिए आपको चाहिए जिसमें आपके 50% मार्क्स हों और प्रोफेशनल मतलब बीएड भी आपको इसमें चाहिए। ये कंपलसरी नहीं है, रिलैक्सेशन भी इसमें आगे दिया गया है, अब बीएड इसमें कंपलसरी कहीं कहीं नहीं है, ठीक है। तो आप इसलिए मैंने बोला है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर रहे। और एग्रीग्रेड जो आपका होना चाहिए इसमें 50% होना चाहिए। नेक्स्ट करें TGT की, तो इसमें आपकी ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ और बीएड इसमें चाहिए आपको और 50% मार्क्स में होने चाहिए। PRT की जो आपकी पोस्ट है उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए और 50% मार्क्स चाहिए और साथ में 2 ईयर DLED या BLED या फिर कैंडिडेट्स विद बीएड, तो जिन्होंने बीएड कर रखी है कैन आल्सो अप्लाई विद फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। तो इसमें एक कंडीशन दी गई है, जिन्होंने भी बीएड कर रखा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते उन्होंने 6 मंथ का अपना PDPET यानी ब्रिज कोर्स फ्रॉम एन NCET रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एज एंड व्हेन NCET अप्रूव। तो उन्होंने जो है 6 मंथ का अपना ब्रिज कोर्स किया हुआ हो PDPET का, ठीक है, जो कि NCET द्वारा अप्रूव होना चाहिए और अप्रूव एनी इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। और आगे बात करें विद इन 2 ईयर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एज PRT और बिगिनिंग ऑफ द कोर्स विच एवर इज लेटर। तो इसमें जो ये कोर्स है ना, इसमें आपको एक बहुत अच्छी वो दे दी गई है, क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कह सकते हो कि 6 मंथ का जो कोर्स है वो आपने 2 ईयर के अंदर ले लिया हो, ठीक है। जब आपकी रिक्रूटमेंट होगी उसके 2 साल के अंदर आपने ये 6 महीने का कोर्स कर लिया हो तो अभी भी आपके पास मौका है, आप इसमें फॉर्म भी भर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और 2 साल के अंदर अंदर ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस के 2 साल के अंदर अंदर आप अपना 6 महीने का डिप्लोमा भी ले लीजिए जो NCT द्वारा कराया जाता है और उसमें आपके 50% मार्क्स भी होने चाहिए। तो इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो इसकी जो ये एस्ट्रिक मार्क्स लगाए गए हैं वो हम भी अभी देख लेते हैं कि क्या वो कहना चाहते हैं। तो नोट देख लेते हैं इसमें, इन एडिशन टू मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज मेंशन इन टेबल एवं, जो भी इन्होंने परसेंटेज आगे ऊपर टेबल में मेंशन की है, कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड नो लेस देन 50% मार्क्स, पर 50% मार्क्स के 50% मार्क्स से नीचे उनके नहीं होने चाहिए, ठीक है, इन ए सब्जेक्ट इन विच दे हैव ग्रेजुएटेड पोस्ट ग्रेजुएटेड। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसमें आपके 50% से नीचे नहीं होने चाहिए। और बात करें आगे जो एस्ट्रिक 1 लगा हुआ है, जिसमें किसमें लगा हुआ है, तो TGT वाले में 50% का जो आपका ये है, इसमें आपका ये एस्ट्रिक 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है आपको कि ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर विद लेस देन 50% एग्रीगेट मार्क्स इन ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई। तो जिस कैंडिडेट के 50% से नीचे मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, वो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं TGT के लिए, प्रोवाइडेड यानी बशर्ते द कैंडिडेट हैज स्कोर्ड ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स और मोर एग्रीगेट मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उन्होंने 50% मार्क्स से ज़्यादा अपने लिए हों मास्टर्स में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो एक बार मैं फिर से आपको समअप कर दूं इसका जो डिटेल है। तो जिस भी कैंडिडेट के ग्रेजुएशन में 50% से नीचे मार्क्स आए हैं लेकिन उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें शर्त इतनी है कि उनके जो पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं वो 50% या उससे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, समझ गए आप। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जिसमें एस्ट्रिक 2 लग रहा है और ये लग रहा है आपका PRT में, ठीक है, ये वाला आपका लग रहा है।
तो 2 वाले एस्टेरिस्क में क्या दिया गया है कि ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर विद लेस देन 50% मार्क्स एग्रीगेट in graduation can also apply for the post of PRT provided the candidate has scored a minimum of 50% or more aggregate marks in post graduate। तो वही वाली बात है इसमें कि आपके अगर ग्रेजुएशन में 50% से नीचे मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं PRT के लिए, बशर्ते आपने जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसमें आपके 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। ये उनके लिए कंसेशन है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है और वो 50% से ज़्यादा मार्क्स है उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो फोर्थ इसमें पॉइंट है कि CTET इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो जो इसका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें CTET ये टेट तब तक अगर आपका नहीं हुआ है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, उस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। However, CTET टेट कंडक्टेड बाय सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। लेकिन जब आपका अपॉइंटमेंट होगा तो उस वक्त आपका CTET या टेट होना चाहिए। तो बस इतने इसमें इतनी इन्होंने छूट दे दी गई, राहत दे दी कि अगर आपका अभी जो CTET या टेट क्लियर नहीं है तब भी आप दे सकते हैं, और आगे जब होगा, जब अपॉइंटमेंट आपकी होगी उस टाइम आपको चाहिए CTET और या फिर टेट। ठीक है, आगे बात करें तो ये TGT और PRT के लिए है, एस TGT और PRT। ठीक है, इन रेगुलर एंड फिक्स्ड टर्म कैटेगरी। Therefore, candidate must ensure that they clear CTET TET before their appointment as TGT PRT। तो TGT और PRT के लिए ये जरूरी है कि वो CTET अपने पास तैयार रखें अपॉइंटमेंट के वक्त। फिर नेक्स्ट बात करें, कैंडिडेट who have not qualified CTET TET but found fit in all other aspect may be considered for appointment on vacancy which may be ad hoc in nature। तो बहुत अच्छी इन्होंने इसमें बात कर दी कि अगर आपका CTET या टेट क्लियर नहीं होता लेकिन आप दूसरे एस्पेक्ट्स में, मतलब कि आपने अपनी एकेडमिक बहुत अच्छे से की हुई है, अच्छे मार्क्स उसमें लाए हुए हैं, आपने एक्सपीरियंस भी लिया हुआ है, टीचिंग में आप परफेक्ट हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें देखते हुए आपको कंसीडर कर लिया जाएगा वैकेंसीज के अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन वो एड हॉक इन नेचर होगा, एड हॉक बेसिस पे आपको अपॉइंट कर लिया जाएगा। और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो वो आगे भी कंसिडर करेंगे। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपके पास CTET नहीं भी है तो इस फॉर्म को आप भर दीजिए फटाफट से, अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए। नेक्स्ट हम बात करें, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट दे एटलीस्ट फुलफिल NCTE रूल्स रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशन फॉर मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आप इंश्योर कर लीजिए अपनी। आगे है KVS संगठन रिक्रूटमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अपेंडिक्स 7 ऑफ CBSE एफिलिएशन बाय लॉ 2018 बिफोर दे रजिस्टर फॉर OST। तो आपको पता ही होगा कि इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, KVS में आपने भरे होंगे फॉर्म, ठीक है, और NCTE का रूल्स आपको जानकारी होगी। तो इसमें मिनिमम यही क्वालिफिकेशन चाहिए जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो लेकिन इसमें फ़ायदा यह है कि इसमें कहीं कहीं आपको छूट दे दी गई है, कुछ कुछ कंडीशन में। D.Ed नहीं भी मांगा और मांगा भी है, CTET नहीं भी मांगा और मांगा भी है, तो आप बेझिझक इसमें फॉर्म भरिए। आगे हम बात करें, एग्रीगेट परसेंटेज विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये जो आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, उसका जो एंटायर ड्यूरेशन है उसके बेस पर जो आपको एग्रीगेट मिलता है वो उसमें कंसिडर किए जाएंगे। फिर एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया की बात करें इसमें, एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो जो 1 अप्रैल होगा और ये ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट होगा उससे आपका ये एज और वो एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो ये जो एज का क्राइटेरिया है वो आर्मी स्पाउसेस के लिए है, और जिस भी कैंडिडेट ने कोई एक्सपीरियंस लिया है, नहीं है, फ्रेशर है वो बिल्कुल, और नो टीचिंग एक्सपीरियंस, उनको बिलो 40 होना चाहिए। ठीक है, बात करें 5 साल के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट की तो उन्हें बिलो 45 होना चाहिए, और 7 साल के एक्सपीरियंस वालों को बिलो 50 होना चाहिए, और 9 साल के एक्सपीरियंस वालों को बिलो 57 होना चाहिए। और जो आपकी 50 और 57 की एज वाला क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस उसमें क्यूमुलेटिव है, मतलब कि इंक्रीजिंग है। बात करें आगे तो ये है अदर्स। अब जो आर्मी स्पाउसेस नहीं है ये उनके लिए है। तो जो भी कैंडिडेट फ्रेशर है, बिल्कुल नो टीचिंग एक्सपीरियंस, उनकी एज बिलो 40 होनी चाहिए, और जिन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है उनकी बिलो 57 एज होनी चाहिए। ठीक, अब इसमें @ का सिंबल दिया है, तो @ के सिंबल का मतलब है कि 5 साल का एक्सपीरियंस शुड बी एसेंशियल इन अप्रोप्रिएट कैटेगरी फॉर TGT कैटेगरी। द कैंडिडेट शुड हैव वर्क एज PGT या फिर TGT। तो आपने PGT और TGT के रूप में काम किया हो। अगर आपने PRT के रूप में काम किया है, एक्सपीरियंस लिया है, तो वो आपका काउंट नहीं होगा फॉर द अपॉइंटमेंट एज PGT। ठीक है, अब फॉर द पोस्ट ऑफ TGT एक्सपीरियंस गेन्ड एज PRT शैल हाउएवर बी एक्सेप्टेड। लेकिन ये TGT के लिए एक्सेप्ट किया जा सकता है अगर आपने PRT में एक्सपीरियंस लिया हुआ हो ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर। तो ये 10 साल, पिछले 10 सालों के लिए जब आपने ये PRT का एडमिशन लिया है, 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ जो पिछले 10 साल है उनमें आपने PRT का एक्सपीरियंस लिया है तो वो TGT के अपॉइंटमेंट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। एंड एज पर एक्सटेंड क्वालिफिकेशन लेट डाउन बाई रेगुलेटरी बॉडीज। बाकी है रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा जो भी क्वालिफिकेशन लेट डाउन की गई है वो कंसिडर करेंगे। अब हम आगे बात करें कि मोडेलिटीज़ ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो जब अब हम ये OST का डिस्कशन करेंगे तब हम इसे देख लेंगे, अगर ये ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ हम अगर इसमें डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके डिटेल्ड क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो कहाँ है इसकी क्वालिफिकेशन डिटेल, ये सारी, अच्छा ये देख लो एक बार क्या है ये तो आपकी, अगर आपको कोई कंप्लेन देनी है ना तो ये उसके एड्रेस दिए गए हैं कि आप यहाँ अपने कंसर्न उसमें कमांड में दे सकते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे देखो ये लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल, यहाँ पे सारी लिस्ट दी गई है। एपीएस पुणे, खिड़की है ना, डिग्री ये महाराष्ट्र का है शायद ना। तो देवलाली, मुंबई, ये सारे दे रखे हैं। क्लस्टर 3 ये सब इसमें दे रखे हैं। अहमदाबाद है। तो आप चाहे तो देख सकते हैं कि आपका भी आ रहा है या नहीं, वैसे आ रहा होगा स्टेट में। तो फिर हिसार भी है, रांची भी है। और ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ये दे रखे हैं कि पीजीटी की किस किस में निकली है, टीजीटी की किस में निकली है, और पीआरटी की क्या है इसमें किस सब्जेक्ट में है वैकेंसी। तो बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी अकाउंटेंसी में आई है, बायोलॉजी में आई है, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोर, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये आपके इसमें क्या है, सारे सब्जेक्ट हैं। टीजीटी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथमेटिक्स में, फिजिकल एजुकेशन में, संस्कृत में, साइंस में और एसएसटी में। ठीक, फिर पीआरटी, पीआरटी आया है फिजिकल एजुकेशन के साथ भी, और पीआरटी विदाउट फिजिकल एजुकेशन भी। तो अब आते हैं क्वालिफिकेशंस पर। जो आपका पीजीटी है, ठीक है, और पीजीटी में आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें आपके पास 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमए एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स। तो आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, ठीक है, एमए या एमएससी, और वो जो रीजनल कॉलेज हो आपका वो एनसीईआरटी का होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है और आपकी जो एमए 2 साल की हो, ठीक है, 2 साल से कम की नहीं चलेगी। और आगे बात करें कि अगर आपके पास ये नहीं है, ये वो पहली वाली, तो उसका एक ऑप्शन है कि पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड। तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ की हो या इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ की हो, और उसी के साथ 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड या फिर एमएड आपने किया हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपने ये भी नहीं की है तो उसका एक और ऑप्शन आपको दिया गया है, मास्टर डिग्री हो आपके पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो नीचे दिए गए सब्जेक्ट में से किसी एक में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और उसमें जो आपके मार्क्स में 50% होने चाहिए। ठीक, तो सब्जेक्ट देख लो आप, तो जो जिसमें निकली है पीजीटी की वही होंगे ज़्यादातर। 2-3 अलग हैं, जैसे कि आपका जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, पीजीटी इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन थोड़ी अलग है, वो हम आगे देख लेंगे। तो हम अब इसके सब्जेक्ट देखते हैं कि किसमें आपकी एमए होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। तो पहला सब्जेक्ट आपका पीजीटी इंग्लिश है, इसमें इंग्लिश में ही आपकी होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। हिंदी में अगर आपने की है तो हिंदी या फिर संस्कृत आपने की हो, अगर आपने हिंदी की है तो ठीक है, नहीं तो संस्कृत की है तो साथ में आपका हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए एट ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल की बात हो रही है, ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आपने संस्कृत की है तो उसके साथ हिंदी की हुई हो, और अगर आपने मास्टर लेवल पर हिंदी की है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में अगर आपने संस्कृत की है तो उसके साथ हिंदी होना जरूरी है। ठीक है, फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपने की हो एमए, या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में की हो, या बिजनेस इकोनॉमिक्स में की हो, इनमें से किसी एक में करी हो। फिर हिस्ट्री में तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस का भी पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस भी सेम है। और अलग है तो आपका मैथमेटिक्स वाला, मैथमेटिक्स में एमए की हो ऑब्वियसली है, फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले भी इसमें भर सकते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट है हम वही देख लेते हैं। तो फाइन आर्ट का सब्जेक्ट हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिजिक्स की बात करें तो पीजीटी फिजिक्स के लिए आपके पास फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अप्लाइड फिजिक्स हो, या न्यूक्लियर फिजिक्स हो, मतलब एमए आपने इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में करी हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। केमिस्ट्री में आपने केमिस्ट्री में करी हो या बायो केमिस्ट्री में करी हो तब भी आप भर सकते हैं। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में बॉटनी आता है, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो इसे समझ लीजिए कि अगर आपने पीजीटी बायोलॉजी के लिए भरना है तो या तो आपने बॉटनी में एमए करी हो, जूलॉजी में करी हो, लाइफ साइंस में करी हो, बायो साइंस में करी हो, जेनेटिक्स में करी हो, माइक्रोबायोलॉजी में की हो। अगर आपने बायोटेक किया है तब भी आप भर सकते हैं, लेकिन आपने जो बायोटेक करा हो उसमें आपके जो ग्रेजुएशन लेवल पे आपने पढ़ाई करी है उसमें बॉटनी या जूलॉजी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। सब्जेक्ट हो, पढ़ा हुआ हो, तो 6 महीने का हो चाहे 1 साल पढ़ा हो, चल जाएगा, आप भर सकते हैं फॉर्म आराम से। फिर पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में सेम रहने वाला है। अब इसमें सारे जो सब्जेक्ट है वो सेम है, डिफरेंस है तो आपका बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, ठीक है, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में और हिंदी में। तो ये सब्जेक्ट आप ध्यान से देख लीजिए, आप इससे आपने इसमें पढ़ाई करी है तो आपकी इसमें क्वालिफिकेशन भी आराम से बन जाएगी। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट तो आपको पता ही है कौन कौन से हैं, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी है, पीजीटी अकाउंटेंसी है, पीजीटी बिजनेस स्टडीज़ है, तो इसमें सेम सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, आप हर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो पीजीटी में थोड़े छूटे हुए सब्जेक्ट हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसमें जो भी आपने अपनी मास्टर डिग्री ली है, पहली बात तो उसमें 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। और जो आपके सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर साइंस के लिए वो है बीई या बीटेक में आपने मास्टर डिग्री की हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री, या डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट इन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें डिप्लोमा भी अगर आपने किया है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बीई या बीटेक किया है तो उसमें तो कोई दो राय है नहीं कि आप अप्लाई करेंगे या नहीं। दूसरा, या फिर बीई या बीटेक की हो आपने एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हो साथ में कंप्यूटर में, या फिर एमएससी की हो कंप्यूटर साइंस में या एमसीए और इक्विवेलेंट किया हो कुछ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर बीएससी की है कंप्यूटर साइंस बीसीए या फिर इक्विवेलेंट, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी आपने ली हो इन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा लिया है आपने कंप्यूटर में एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन के अलावा, आईटी बीटेक के अलावा, तो
उसमें उसके साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा चाहिए इन कंप्यूटर, ठीक है। या फिर आपने बी लेवल किया हो नाइलिट DOEACC से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन, ठीक है। तो बी लेवल का अगर आपके पास कोर्स है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके साथ ही ये जो सारी आपने हमने डिस्कस की है, ये सारी जो क्वालिफिकेशन है और करके, तो इनमें से तो आपके पास एक होना चाहिए। ये जो सभी हैं इनमें से आपके पास एक होना ही होना चाहिए। और उसके साथ आपके पास प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हो इन हिंदी एंड इंग्लिश। नोट इसमें दिया गया है, फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन द इंकमेंट विल हैव टू एक्वायर बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है ना। तो प्रमोशन के लिए आपको बीएड करनी पड़ेगी, लेकिन अगर अभी बीएड नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रमोशन के लिए तो आपको चाहिए। फिर ये सब्जेक्ट की बात की गई है, बाकी सब्जेक्ट के लिए नहीं, कंप्यूटर साइंस के लिए बात की गई है, पीजीटी इन कंप्यूटर साइंस। फिर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस जो है आपका पीजीटी के लिए सब्जेक्ट, उसमें आपके 50% मार्क्स होने ही होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। 50% मार्क्स होने ही चाहिए। और अगर आपने बीई या बीटेक किया है इन कंप्यूटर साइंस, आईटी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तब आप इसे भर सकते हैं। या फिर एमसीए किया है, एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस या आईटी में, तब भर सकते हैं। या फिर एमएससी की है, मैथ की है, फिजिक्स की है, स्टैटिक्स एंड बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए 3 साल का डिप्लोमा लिया है इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर आईटी पीजीडीसीए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपने डी लेवल का कोर्स किया है तब भी आप इसको भर सकते हैं। तो ये सारी आपकी इसमें इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस में क्वालिफिकेशन है। ये मास्टर्स होनी चाहिए इनमें आपकी, ठीक है। बीटेक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमसीए, एमएससी, ये आपके ऑप्शन है। अब बात करें इसमें कुछ पॉइंट दिए गए, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, इसमें चाहिए आपको डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिजायरेबल है। बीएड इज नॉट मैंडेटरी फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो ये बात नोट कर लीजिए, कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड मैंडेटरी नहीं है एज पर केवी संगठन रिक्रूटमेंट रूल विद सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन थ्रू इट्स ऑफिशियल मेमोरेंडम। तो इसमें ये बात आपके लिए एस्ट्रिक्ट लगा के रख लीजिए कि कंप्यूटर साइंस में बीएड मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो आप बीएड कर लेना। बात करें पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की, तो इसमें आपको बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी BPED, या फिर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPE, या फिर बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और डिग्री इन स्पोर्ट्स विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एज पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2009। तो आपने फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन किया है, फिजिकल एजुकेशन में अपनी बैचलर डिग्री ली है, या फिर साइंस से आपने बैचलर किया है जो कि स्पेशलाइज हो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में, और साथ में आपको डिग्री चाहिए इन स्पोर्ट्स जिसमें आपके 55% मार्क्स हो, ठीक है। या फिर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द बीपीएड इंटीग्रेटेड 4 ईयर प्रोफेशनल डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द NCERT, ठीक है। तो NCERT के अकॉर्डिंग आपकी जो है बीपीएड या बीपीएड इंटीग्रेटेड जो 4 साल की होती है उसमें प्रोफेशनल डिग्री इंक्लूडेड रहती है, तो उसमें आपके 50% मार्क्स हो। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो उसका ऑप्शन बीपीएड हो आपके पास 55% मार्क्स के साथ, या बीपीई कोर्स हो जो कि 3 साल की ड्यूरेशन का हो जिसमें आपके 50% मार्क्स हो, और वो आपके इन अकॉर्डेंस विद NCERT होना चाहिए। तो इसमें इतना है। और अब इन सभी क्वालिफिकेशन में जो भी हमने ये डिस्कस किया है, इसके जो और करके आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन सभी क्वालिफिकेशन में से एक आपके पास होने चाहिए, और इसी के साथ आपके पास MPED यानी मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए जो कि 2 साल की ड्यूरेशन का हो, ठीक है ना, फ्रॉम एनी NCERT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जो भी NCERT इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्नाइज्ड हो। आगे बात करें, ये आ गए हम पीजीटी की क्वालिफिकेशन पर, जो एसेंशियली आपको चाहिए। तो इसमें आपको चाहिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन कंसर्न सब्जेक्ट। तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपने अपनी BA की हो, इंटीग्रेटेड डिग्री ली हो रीजनल कॉलेज जो कि NCERT के रीजनल कॉलेज से आपने ली हुई हो, और उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो विद 55% मार्क्स, या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स आए हो, या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड आए हो। ये उनके लिए जिन कैंडिडेट के जो ग्रेडिंग सिस्टम है ना मास्टर्स में, वो अपने कन्वर्ट करके टैली कर लें कि वो उनके 55% मार्क्स बन रहे हैं। और साथ में आपने 3 ईयर का इंटीग्रेटेड BEd डिग्री ली हो या MA डिग्री ली हो, या फिर आपने बैचलर डिग्री ली हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट इन वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इसके साथ आपके होने चाहिए, जो ये सब्जेक्ट दिए हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत एज सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, तो जो संस्कृत आपके ग्रेजुएशन के 3 साल में आपने पढ़ी हुई हो। हिंदी की बात करें तो हिंदी सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन के 3 साल में पढ़ा हो। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी आपने 3 साल पढ़ा हो। SST एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो ये समझ लीजिए आप कि अगर आपने SST में ग्रेजुएशन की है तो उसमें जो सब्जेक्ट हों आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना, तो इनमें से एक सब्जेक्ट तो आपका होना ही चाहिए, और उसके साथ हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी कंपलसरी है। तो बचे क्या, अगर आपने हिस्ट्री ली है तो उसके साथ पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, ठीक है ना, और अगर आपने ज्योग्राफी ली है तो उसके साथ आपकी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री हो। ठीक, समझ गए आप। तो
2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इसमें होना चाहिए। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स आपने इनमें से 2 सब्जेक्ट के साथ की हुई हो ग्रेजुएशन अपनी, तो जो सब्जेक्ट है वो देख लो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स। तो इसमें इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके जरूर पढ़े हुए होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। साइंस की बात करें तो बैचलर डिग्री इन साइंस होनी चाहिए विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो BCA की हो आपने, या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, और या BE या BTech किया हो कंप्यूटर साइंस या IT में, और या फिर ग्रेजुएशन की हो इन एनी सब्जेक्ट, साथ में A लेवल कोर्स किया हो DOEACC, ठीक है ना, मिनिमम ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो नाइलिट द्वारा कराया जाता है वो आपका मान्य है अगर आपने नाइलिट से करा हुआ है तो। अब इसमें कुछ नोट है, B.Ed और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होनी चाहिए। पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET कंडक्टेड बाय CBSE या स्टेट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द NCTE फॉर द पर्पस। तो CTET या TET आपके पास होना चाहिए TGT के लिए, ठीक है ना, PGT के लिए नहीं मांगा, TGT के लिए मांगा है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम और डिजायरेबल है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और रिलैक्सेशन इन B.Ed क्वालिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर TGT। तो TGT वालों को कोई भी B.Ed की क्वालिफिकेशन के लिए रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करें आगे, लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने बताया आपको कि दिया गया है। बात करते हैं आगे TGT फिजिकल एजुकेशन में, तो उनके लिए क्वालिफिकेशन नेसेसरीली क्या चाहिए, बैचलर डिग्री हो आपके पास फिजिकल एजुकेशन में एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गई। और या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो बैचलर डिग्री आपने लिया हो विद फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 45% मार्क्स एंड पार्टिसिपेशन इन नेशनल और स्टेट और इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन इन स्पोर्ट्स और गेम और एथलेटिक्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो अगर आपने फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट किया है, बैचलर डिग्री की बात हो रही है, तो उसमें अगर आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया था अपना फिजिकल एजुकेशन जिसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, और इसी के साथ आपने नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर या इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में आपने भाग लिया हो स्पोर्ट्स में, गेम्स में या एथलेटिक्स में, ठीक है ना, जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा या इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन द्वारा। अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरी आपका ऑप्शन है इसमें, बैचलर डिग्री हो आपके पास विद 45% मार्क्स एंड हैविंग पार्टिसिपेटेड इन नेशनल और स्टेट और इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट और गेम और एथलेटिक्स। तो बैचलर डिग्री आपकी हो 45% मार्क्स के साथ, और साथ में आपने पार्टिसिपेट किया हो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पर या इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में, गेम्स में, एथलेटिक्स में, ठीक है ना, इसमें कोई रिकॉग्नाइज बाय नहीं मांगा है, तो सिंपली आपने पार्टिसिपेट किया हुआ होना चाहिए। या फिर फॉर डेप्यूटेड इन सर्विस कैंडिडेट, तो जो रिटायर्ड कह सकते हैं, ठीक है ना, जो अपना काम कर चुके हैं इस फील्ड में, ठीक है ना, ट्रेंड फिजिकल एजुकेशन के रूप में, टीचर्स या कोचेस के रूप में, तो उनकी ग्रेजुएशन हो विद 45% मार्क्स और साथ में 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है ना। तो NCERT के रूल्स के अकॉर्डिंग आपका 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। या फिर आपने ग्रेजुएशन की हो फिजिकल एजुकेशन में 40% मार्क्स के साथ, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो विद फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 40% मार्क्स। तो इसमें बहुत कंसेशन आपको मिल गई है और करके, ठीक है ना। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये हो, ये नहीं है तो ये हो। तो अगर आपने फिजिकल एजुकेशन में कुछ भी किया हुआ है तो आप आराम से भर सकते हैं। या फिर आपने, अच्छा हम यहाँ पे थे ना कि अपना जो आपने फिजिकल एजुकेशन किया हो इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, ग्रेजुएशन की हो जिसमें आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपने जो भी ग्रेजुएट है वो पार्टिसिपेटेड स्कूल इंटर कॉलेज इन स्पोर्ट्स गेम्स और पास्ट NCC सर्टिफिकेट इन अकॉर्डेंस विद NCERT। तो आपने ग्रेजुएशन की हो और पार्टिसिपेट किया हो स्कूल में, इंटर कॉलेज में, ठीक है ना, स्पोर्ट्स में, गेम्स में, या फिर आपने NCC का C सर्टिफिकेट भी ले रखा है, तब भी आप इसमें बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपने ग्रेजुएशन किया हो फिजिकल एजुकेशन में, दैट इज BPED कोर्स और इट्स इक्विवेलेंट ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन। तो आपने BPED 3 साल की ड्यूरेशन का किया हो ग्रेजुएशन। या फिर आपने ग्रेजुएशन की हो हैविंग रिप्रेजेंट स्टेट यूनिवर्सिटी इन स्पोर्ट्स गेम एथलेटिक्स, तो आपने रिप्रेजेंट किया हो स्टेट यूनिवर्सिटी इन स्पोर्ट्स गेम्स और एथलेटिक्स में अगर आप ग्रेजुएट है तो। या फिर ग्रेजुएट हु हैज सिक्योर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन इन इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स गेम टूर्नामेंट्स पोजेसिंग NCC सर्टिफिकेट और पास्ट बेसिक कोर्स इन एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो आपने ग्रेजुएशन की हो और जो भी इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स है, गेम्स है, टूर्नामेंट्स है, पोजेसिंग NCC सर्टिफिकेट, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपकी पोजीशन आई है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। या आपने पास किया हो बेसिक कोर्स इन एडवेंचर स्पोर्ट्स, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर अगर आपके पास ये भी नहीं है तो ग्रेजुएशन विद 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स कोचिंग, योगा, ओलंपिक एजुकेशन, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एटसेट्रा इन अकॉर्डेंस विद NCERT। तो NCERT के अकॉर्डिंग ही आपकी चीज़ें होनी चाहिए। ये PGT के लिए भी है, TGT के लिए भी है, ठीक है ना। अगर PRT के लिए है तो वो भी हम देख लेंगे आगे। अब हम ये हमने बात कर ली कि NCERT के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो इसमें क्या था कि आपने ग्रेजुएशन के साथ 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया हो जो कि स्पोर्ट्स साइंस में हो या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में हो या स्पोर्ट्स कोचिंग में हो, योगा में हो, ओलंपिक एजुकेशन में हो, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में हो या किसी से रिलेटेड फील्ड में हो। और इसके साथ अब ये और वाले खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। इतने सारे आपके इसमें और दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से एक आपके पास होना कंपलसरी है।
और इसके साथ क्या होना चाहिए आपके पास, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, BPED एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन। तो आपने BPED की हुई हो ग्रेजुएशन लेवल पर 1 साल की ड्यूरेशन के लिए फ्रॉम एनी NCERT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, जो कि NCERT द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन द्वारा किया हुआ होना चाहिए। अब हम आ गए हैं इसके PRT की क्वालिफिकेशन पर। अब ये जो पहली क्वालिफिकेशन है आपकी, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन नहीं की है। तो PRT के लिए एसेंशियली चाहिए आपके पास ग्रेजुएट होल्डिंग बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इन एंड इन एग्रीगेट, और साथ में BLED या 2 साल का DLED आपके पास होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने कैंडिडेट्स विद B.Ed और इंटीग्रेटेड B.Ed कैन आल्सो अप्लाई विद फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ 6 मंथ। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि आपने जो है 6 मंथ का क्या कहते हैं डिप्लोमा या ब्रिज कोर्स किया हो, सर्टिफिकेट कोर्स किया हो फ्रॉम एनी NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एज वेन NCTE अप्रूव्स एनी इंस्टीट्यूट कंडक्ट द सेट कोर्स व्हेन विद इन 2 years ऑफ रिक्रूटिंग एज PRT और कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स विच एवर इज लेटर। और साथ में आपने CTET की हो या टेट किया हो, ठीक है ना, जो कि CBSE स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। साथ में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में पढ़ाने की और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए, लेकिन ये डिज़ायरेबल है, बस डिज़ायरेबल है। तो अब हम आते हैं फिजिकल एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए, PRT के लिए। PRT में फिजिकल एजुकेशन वाले कैंडिडेट के लिए तो इसमें आपको चाहिए बैचलर डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स। तो बैचलर डिग्री में आपने फिजिकल एजुकेशन एज इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में की हो, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपने बैचलर डिग्री ली हो विद फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट with 45% marks and participated in national or state or inter-university competition in sport or games or athletics recognized by Association of Indian University or Indian Olympic Association। तो आपने बैचलर डिग्री की हो, फिजिकल एजुकेशन आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो, उसमें 45% मार्क्स रहे हो, साथ में आपने पार्टिसिपेट किया हो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में, स्पोर्ट्स में, गेम्स में, एथलेटिक्स में, ठीक है, और रिकॉग्नाइज होना चाहिए वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने बैचलर डिग्री की हो with 45% marks and having participated in national or state or inter university sports और गेम और एथलेटिक्स। या फिर ये उनके लिए है जो डेप्यूटेड इन सर्विस रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने ऊपर भी डिस्कस किया है TGT वालों के लिए फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट के मामले में, तो मैंने ये डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। तो सेम ही है, कुछ अलग है नहीं। ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन विद 40% मार्क्स, ग्रेजुएशन विद फिजिकल एजुकेशन इलेक्टिव विद 40% मार्क्स, तो सेम है सारा, ठीक है, कुछ अलग है। तो ये और वाला भी सेम है, ओके। तो और साथ में इसके वो सेम ही है बिल्कुल, ठीक है। जो फिजिकल एजुकेशन में भर रहे हैं PRT के लिए, उनके लिए जो TGT का फिजिकल एजुकेशन का क्वालिफिकेशन है वो सेम है, तो वो आप देख लेना, दोबारा डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये क्वालिफिकेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम चलते हैं सीधा इसके ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पर, जो शुरू में दिया है, बाकी नीचे डिटेल्स दी गई हैं, वो भी हम एक बार देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले वहीं चलते हैं। तो आप क्वालिफिकेशन देखो समझ गए होंगे, अगर फिर भी कोई डाउट है ना आपके कि आप अप्लाई कर सकते हैं नहीं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर था सिलेक्शन प्रोसीजर, द सिलेक्शन ऑफ टीचर विल बी कैरिड आउट एज फॉलोज, ठीक है ना। OST एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 23 नवंबर 2024 एंड 24 नवंबर 2024 एंड 25 नवंबर 2024 रिजल्ट। तो ये डेट बता दी गई है इसमें टेस्ट की कि 23 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर को आपका टेस्ट होना है। द टेस्ट शैल कंडक्ट सेंट्रली एंड ऑनलाइन बाय एन एजेंसी आइडेंटिफाई बाय हेडक्वार्टर AWES। तो ये बताया गया है कि कंडक्ट कौन कराएगा, ठीक है ना, कैसे कराएगा, क्या कौन सी एजेंसी कराने वाली है, तो ये डिटेल तो हम देखेंगे नहीं। मेनली हमें क्या देखना है, और दोज हु अपीयर इन एग्जामिनेशन विल बी गिवन ए स्कोर कार्ड विच शैल बी वैलिड फॉर लाइफ। अब जो भी कैंडिडेट इसमें एग्जाम में जाने वाले हैं उनको स्कोर कार्ड दिया जाएगा जो कि वैलिड रहने वाला है लाइफ टाइम के लिए। तो फ्यूचर में आप अगर इनमें यहाँ पे वैकेंसी निकलती है तो आपके लिए वो एक एडवांटेज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज henceforth नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू एंड इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, हाउएवर OST क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी प्रिफर्ड। तो इसमें बोला गया है कि OST को पास करना मैंडेटरी नहीं है फॉर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू एंड इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, लेकिन हाँ जो भी क्वालिफाई कर जाएंगे इसको, वो उनको प्रेफरेंस मिल जाएगी अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है ना। और बाकी चीज़ें भी अपने ध्यान में रखने वाले हैं। तो ये बड़ी मज़ेदार पोस्ट आई है आपके लिए वैसे। अच्छा, आफ्टर सिलेक्शन इन द पोस्ट ऑफ टीचर ए नॉन OST क्वालिफाइड कैंडिडेट मस्ट पास द OST एज पर डिटेल गिवन बिलो। तो अगर नॉन OST क्वालिफाइड कैंडिडेट जिन्होंने भी OST क्वालिफाई नहीं किया है, अगर वो टीचर के लिए अपॉइंट हो जाते हैं तो उनको OST का बाद में टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन देना ही पड़ेगा, और वो क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए डिटेल दी गई है कि रेगुलर कैंडिडेट जो भी रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट होंगे वो विद इन 2 years ऑफ बीइंग अपॉइंटेड, तो अपॉइंट होने के 2 साल के अंदर अंदर विद मिनिमम ओवरऑल रो मार्क्स ऑफ 50%, उनको OST में 50% मार्क्स लाने होंगे, और ये 100 मार्क्स का होगा तो 50 मार्क्स आपको लाने होंगे। और जो फिक्स टर्म कैंडिडेट रहने वाले हैं उनके लिए 1 साल के अंदर अंदर OST क्वालिफाई करना जरूरी है, जिसमें उनके 40% मार्क्स होने चाहिए, जो कि 80 मार्क्स का होगा। तो यानी 80 में से 40 मार्क्स आपके आने चाहिए। वैसे 50% ही हो गया, 40%, ठीक है, पता नहीं क्या करा हुआ है।
फिर आगे बात करें, फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड इन ओएसटी इज एलिजिबिलिटी कंडीशन एज एप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ पासिंग विल बी अप्लाई। ठीक है, अब इन एडिशन टू फ्रेश कैंडिडेट, अब जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं लिया है, द फॉलोइंग मे ऑल्सो अपीयर फॉर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो होल्डर्स ऑफ स्कोर कार्ड हु वांट टू इम्प्रूव देयर स्कोर, तो ये वो लोग देंगे जो अपने स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं ओएसटी का, और दोज डिजायरस ऑफ अपग्रेडिंग देमसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, कैंडिडेट होल्डिंग स्कोर कार्ड ऑफ टीजीटी मे विश टू ऑब्टेन ए स्कोर कार्ड फॉर पीजीटी हैव अक्वायर्ड एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो जिन्होंने टीजीटी के लिए ओएसटी क्लियर किया है वो पीजीटी के लिए भी आगे क्लियर कर सकते हैं, ये सब इन्होंने दिया गया है। इंटरव्यू का ये सब दिया गया है कि एज एनिमरेटेड इन पैरा 2 अबाउट रेस्पेक्टिव स्कूल शैल अनाउंस द वैकेंसी अवेलेबल इन देयर स्कूल। तो वही मैंने आपको बताया कि वैकेंसी अभी इन्होंने बताई नहीं है, तो रेस्पेक्टिव स्कूल ही अनाउंस करेगा कि कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है इन देयर स्कूल थ्रू वेरियस मीन लाइक लोकल न्यूज़पेपर, द स्कूल वेबसाइट, नोटिस बोर्ड एटसेट्रा। कैंडिडेट वुड हैव टू अप्लाई इन टू रेस्पेक्टिव स्कूल वेयर दे विश टू वर्क इन रिस्पॉन्स टू दिस अनाउंसमेंट। तो जब ये वैकेंसी की अनाउंसमेंट हो जाएगी तो आप अपने चॉइस के हिसाब से उस स्कूल में फॉर्म भर सकते हैं। द इंटरव्यू में और मे नॉट बी हेल्ड, तो इंटरव्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता एट द लोकेशन ऑफ द स्कूल। ठीक है ना, दे मे बी हेल्ड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोकल मैनेजमेंट। तो ये डिस्क्रिप्शन पावर है उनकी लोकल मैनेजमेंट की कि वो आपको इंटरव्यू के बेस पर रखना चाहते हैं, विदाउट इंटरव्यू भी रखना चाहते हैं। ठीक है, और आगे हम बात करें कॉल फॉर इंटरव्यू बाय द सिलेक्शन बोर्ड। कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर रेगुलर पोस्ट, जो भी रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आर इंटरव्यूड बाय CSB यानी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड। Similarly, candidates who apply for the post of a teacher under fixed term employment are interviewed by a local selection board (LSB). Both selection board, that is CSB and LSB, will shortlist candidate who have applied. The shortlisted candidate would be called for interview depending upon the number of vacancy available and location of employment. तो ये तो हो गई हमारी OST की बात। अब ये जो है इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी फॉर लैंग्वेज टीचर। अब जो भी लैंग्वेज के टीचर रहेंगे, रिटन टेस्ट कंप्राइजिंग एंड एसे राइटिंग, तो उनका एसे राइटिंग होगा, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होगा ऑफ 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का वो होने वाला है। ईच वुड बी हेल्ड अलॉन्ग विद इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल। तो ये आपका टीचिंग स्किल के साथ ही जो है कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, द सिलेक्शन कमेटी में आल्सो होल्ड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इफ दे सो डिजायर। अगर वो चाहते हैं तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का भी टेस्ट ले सकते हैं। नोट इसमें दिया गया है, द इंटरव्यू शैल बी फॉर ए ग्रुप ऑफ स्कूल कॉल्ड ए क्लस्टर एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर ओनली द रेगुलर कैटेगरी मे बी अपॉइंटेड इन एनी वन ऑफ द स्कूल इन दैट क्लस्टर। लिस्ट ऑफ ऑल पब्लिक स्कूल इज गिवन। तो मैंने आपको बता दिया लिस्ट, तो मैंने आपको दिखा दी ना। तो आगे बात करें, अथॉरिटीज कंडक्टिंग द इंटरव्यू मे कैरी आउट एडिशनल स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट इज लार्ज। अगर कैंडिडेट का लार्ज नंबर है तो टेस्ट के जो स्टेजेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ये हर कहीं लागू होता है क्योंकि उनको छटनी करनी होती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो कैंडिडेट हु रिसीव अ लेटर ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इन एनी कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू गेट पुलिस वेरिफिकेशन। तो ये जनरल से कंडीशन दी गई है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। तो हमने बात कर ली इसकी OST की। अब इसका जो शायद सिलेबस आगे दिया गया है वो हम एक बार देख लेते हैं कि है कि नहीं। तो अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी अच्छी आई है आपके पास, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं टीचर बनने का। तो कहाँ है हमारा, बहुत ज़्यादा लंबी PDF है। अच्छा, ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है ना, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, ब्लू प्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर प्राइमरी टीचर। तो ये PRT के लिए है। अब आपका टाइम होगा OST का 3 घंटे का। टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होने वाले हैं। क्वेश्चन के नंबर होंगे 200 और मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 रहने वाले हैं। बात करें हम इसके सेक्शन की कि क्या क्या इसमें आएगा आपका, तो सेक्शन A आएगा बेसिक GK एंड करंट अफेयर्स। अब ये जो सेक्शन A है, ठीक है ना, सेक्शन परसेंटेज वेटेज इसमें दी जा रही है। तो सेक्शन A में 5% की वेटेज आपको दी जाएगी। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, और सीरियल नंबर भी इसमें दिया गया है। जो क्वेश्चन पेपर मतलब पूरा दिया गया है इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 1 से 10 आपके GK और करंट अफेयर के क्वेश्चन होने वाले हैं। सब्जेक्ट सेक्शन क्या है, नेशनल लेवल का करंट अफेयर आपका आएगा और इंटरनेशनल इवेंट आएंगे इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट और ग्लोबल लेवल के भी आपके आने वाले हैं। और सेक्शन वेटेज इसमें भी दिया गया है, 2% नेशनल लेवल को दिया जा रहा है वेटेज, 2% का आपको दिया जा रहा है इंटरनेशनल इवेंट को, और ग्लोबल लेवल के लिए 1% का। तो 4 क्वेश्चन होंगे आपके नेशनल लेवल करंट अफेयर के, 4 क्वेश्चन आएंगे इंटरनेशनल इवेंट के और 2 क्वेश्चन होंगे आपके ग्लोबल लेवल के। ठीक है, सेक्शन B की बात करें तो इसमें पेडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स आने वाला है, जिसमें 10% का वेटेज है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। और बात करें कि इसमें कौन से सब्जेक्ट है, तो पेडागोजी ऑफ फाउंडेशनल एंड प्रीपेरेटरी स्टेज, जिसमें 4% का वेटेज है आपके लिए, 8 क्वेश्चन इसमें आएंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, 2% का वेटेज, 4 क्वेश्चन आएंगे। RT यानी राइट टू एजुकेशन, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड NCF 2005, लेटेस्ट NCF बियॉन्ड 2005, 4% का वेटेज है, 8 क्वेश्चन इसमें आपके आने वाले हैं। सेक्शन C की बात करें तो इसमें एकेडमिक प्रोफिशिएंसी है, 85% इसमें वेटेज दिया गया है। 170 क्वेश्चन होंगे इसके, जो कि 31 से 200 नंबर आपका सीरियल नंबर इसमें होने वाला है। साइंस इसमें आएगी NCERT बुक की, बेस्ड ऑन 20 क्वेश्चन 1 से 5वीं तक के, 20 क्वेश्चन 1 से 5वीं तक के होंगे और 20 क्वेश्चन 6 से 10वीं तक के होंगे। तो इसमें जो साइंस का वेटेज है वो 25% का है, यानी 50 क्वेश्चन इसमें आपके आने वाले हैं। फिर सोशल स्टडीज़ का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें जो क्वेश्चन होंगे आपके 20 आएंगे और 1 से 5वीं तक के होंगे, और 20 क्वेश्चन आपके 5वीं से 10वीं तक के होंगे। 20% आपका वेटेज है, 40 क्वेश्चन इसमें आएंगे। मैथमेटिक्स का सेक्शन आएगा इसमें,
उसमें 20 क्वेश्चन होंगे 1 से 5वीं तक के और 20 क्वेश्चन होंगे 6 से 10वीं तक के। 20% वेटेज है, 40 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी आपका सेम स्टैंडर्ड रहने वाला है, 1 से 5वीं तक के 10 क्वेश्चन और 6 से 10वीं तक के 10 क्वेश्चन, और इसमें 10% का वेटेज दिया गया है और 20 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। हिंदी के लिए 1 से 5वीं तक का स्टैंडर्ड है, 10 क्वेश्चन आएंगे और 6ठी से 10वीं तक का स्टैंडर्ड है, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, 10% वेटेज है इसमें और 20 क्वेश्चन इसमें टोटल आने वाले हैं। तो ये समझ गए आप, पूरा सेक्शन वाइज उन्होंने सारी डिटेल दी है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करें टीजीटी की। तो टीजीटी के लिए आपको टाइम मिलेगा ओएसटी का 3 घंटे का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और 200 क्वेश्चन इसमें टोटल होने वाले हैं और जो मार्क्स होंगे आपके 200 यानी मैक्सिमम मार्क 200 रहने वाले हैं। इसमें भी सेम ही बाइफरकेट करके डिटेल वाइज सेक्शन वाइज बताया गया है। तो सेक्शन ए में आपका वही बेसिक जीके एंड करंट अफेयर 5% का वेटेज है, 10 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। नेशनल लेवल का होगा, इंटरनेशनल लेवल का होगा, मतलब इंटरनेशनल इवेंट होंगे और ग्लोबल लेवल होगा। तो नेशनल लेवल में 2% का वेटेज है, 4 क्वेश्चन आएंगे। इंटरनेशनल में 2% का वेटेज 4 क्वेश्चन और ग्लोबल लेवल में 1% का वेटेज 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर पेडागोजी की बात करें, पेडागोजी करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर 10% का वेटेज, टोटल 20 क्वेश्चन। पेडागोजी ऑफ मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज, इसमें 4% का वेटेज आपको दिया गया है और 8 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी या इंक्लूसिव एजुकेशन 2% का वेटेज है, 4 क्वेश्चन इसके आएंगे। आरटीई एनईपी 2020 एंड एनसीएफ 2005, लेटेस्ट एनसीएफ बियॉन्ड 2005, 4% का वेटेज, 8 क्वेश्चन इसमें आएंगे। फिर सेक्शन सी है आपका एकेडमिक प्रोफिशिएंसी 85% वेटेज है, यानी 170 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं इसमें। सब्जेक्ट की नॉलेज, यानी जिस भी कंसर्न सब्जेक्ट में आप भरेंगे उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके जो क्वेश्चन होंगे आपके एनसीईआरटी बेस्ड होने वाले हैं और जो 6ठी से 10वीं तक के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे। 35% इसमें आपको वेटेज दिया गया है, यानी 70 क्वेश्चन इसमें आपके आने वाले हैं। फिर मॉडरेट की बात करें, ये बेसिक वाला लेवल था। मॉडरेट लेवल पर सब्जेक्ट नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे जो कि 6ठी से 10वीं तक के स्टैंडर्ड के होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है ना, और 20% इसमें वेटेज है आपका और 40 क्वेश्चन इसके आएंगे। हायर सब्जेक्ट नॉलेज के लिए आपका जो है 9वीं से 10वीं तक की क्लास के क्वेश्चन आने वाले हैं, एनसीईआरटी टॉपिक से आने वाले हैं विद द डिफिकल्टी लेवल ऑफ 11th 12th। तो डिफिकल्टी लेवल आपका 11 और 12 का होने वाला है, लेकिन आएंगे 9th एंड 10th के बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। 20% आपका जो है वेटेज है, यानी 40 क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। अब प्रोफिशिएंट लेवल, और ये हायर लेवल से भी ऊपर का है, ठीक है ना। सब्जेक्ट नॉलेज आपकी पूछेगा और बेस्ड ऑन 9th एंड 10th एनसीईआरटी टॉपिक विद डिफिकल्टी लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। इसमें डिफिकल्टी लेवल इसमें बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका डिफिकल्टी लेवल होगा वो ग्रेजुएशन के लेवल का होगा और जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 9th और 10th के बेस पर होंगे और 10% आपको इसमें वेटेज दिया गया है, 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे आपके। अब हम आगे बात करें तो ये है आपका लास्ट पीजीटी का। इसमें भी आपको 3 घंटे दिए गए हैं करने के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 ही रहने वाले हैं। वही आपका सेम इसमें बेसिक जीके आएगा, करंट अफेयर आएगा, 5% वेटेज है, 10 क्वेश्चन इसमें आपके आएंगे। नेशनल लेवल का करंट अफेयर जो आएंगे इसमें 10% का वेटेज है, 4 क्वेश्चन आएंगे। इंटरनेशनल इवेंट के लिए 2% का है, 4 क्वेश्चन आएंगे और ग्लोबल लेवल के लिए 1% का वेटेज है, 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। सेक्शन बी में आपके पेडागोजी करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर है, 10% का वेटेज, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे इस सेक्शन के। और पेडागोजी ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टेज, इसके आपके 4% वेटेज है और टोटल क्वेश्चन 8 आएंगे इसके। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन 2% का वेटेज है, 4 क्वेश्चन आएंगे इसके। आरटीई एनईपी 2020 एंड एनसीएफ 2005 एंड लेटेस्ट एनसीएफ बियॉन्ड 2005, 4% वेटेज है, 8 क्वेश्चन इसके आएंगे। फिर सेक्शन सी की बात करें तो एकेडमिक प्रोफिशिएंसी है, इस सेक्शन से 85% वेटेज है इस सेक्शन का और 170 क्वेश्चन इसमें आएंगे। फिर बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज आएगी, जिस भी कंसर्न सब्जेक्ट में आप अप्लाई करने वाले हैं उसकी बात हो रही है। तो आपकी बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज होगी बेस्ड ऑन 9th to 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक्स बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे और 35 वेटेज दिया गया है इसे और 70 क्वेश्चन इसमें आपके आने वाले हैं। मॉडरेट सब्जेक्ट नॉलेज में आपके 11th 12th के वही स्टैंडर्ड आने वाला है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे, 20% वेटेज है, 40 क्वेश्चन इसके आएंगे। हायर सब्जेक्ट नॉलेज की बात करें तो इसमें आपके वही 11th 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी टॉपिक्स होंगे। डिफिकल्टी लेवल इसमें आपका होगा ग्रेजुएशन का, 20% वेटेज है, 40 क्वेश्चन इसमें आएंगे। प्रोफिशिएंट लेवल ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन 11th 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी टॉपिक्स विद डिफिकल्टी लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिफिकल्टी का लेवल इसमें आने वाला है, 10% वेटेज दिया गया है, यानी 20 क्वेश्चन इसमें आपके आने वाले हैं। तो किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, वो सब इसमें दिया गया है। वेटेज उतनी दी गई है, क्वेश्चन उतने दिए गए हैं, हर सेक्शन को आपको क्लियरली इसमें बता दिया गया है। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करिए इसमें, ठीक है ना। बेहतरीन नंबर लाइए, अच्छे नंबर लाइए ताकि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए, आपका सपना पूरा हो जाए। तो इसमें हम ना सारी जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं, सारी रेलेवेंट डिस्कशन हम कर चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, ठीक है ना, कुछ भी पूछना है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और फ्यूचर में रेगुलरली जॉब्स की वैकेंसीज की अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।